हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरत भाई हिंदुस्तानी में। और आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं डेली यूज सेंटेंस और वोकैबुलरी। तो उसमें आप देखिए डेली यूज सेंटेंस को आपको कैसे यूज करना है। आप है जो हमारे साथ पढ़ते रहिए और आप इसी लॉकडाउन में जो है इंग्लिश के धुरंधर बन जाओगे। और कैसे बनोगे देखिए आप कि आप घर पे बड़े बहन भाई से सीख रहे हो या मम्मी से सीख रहे हो, और मम्मी मान लो पढ़ी लिखी है तो, और नहीं तो बड़ा बहन भाई है उससे आप बात कर रहे हो कि रोटी कैसे बनाए। आपने पूछ लिया उससे क्वेश्चन कि रोटी कैसे बनाए, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? हाउ टू रोल द चपाती। आप इतनी बात कर ही रहे थे कि रोटी कैसे बनाए, तब तक मम्मी क्या बताएगी? आटा गूंथ लो। तब तो मम्मी ने क्या कह दिया कि आटा गूंथ लो, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? नीड द फ्लोर या फिर नीड द मिल। यहां तो बोलोगे नीड द फ्लोर या फिर क्या बोलोगे? नीड द मिल। अब जैसे आटा गूंथने की बात आई है तो आटा गूंथा रोटियां बनानी पड़ेगी, और जब रोटियां बनाई तो रोटियां सेकने की बात भी आएगी। तब मम्मी ने क्या कहा? अब रोटियां सेक लो। तो क्या बोलोगे उसको? बेक द चपाती। सेकने क्या बोलते हैं? बेक। सेकने क्या बोलते भाई? बेक। अब तब तक आप खाना वाना खा के तैयार हो गए और आप ऑफिस वगैरह जा रहे हो, तो क्या बोला कि जूते पहन लो। और पहनने को बोलते वियर। क्या बोलते भाई? वियर। तो वियर द शूज। क्या लिखना भाई? वियर द शूज। जूते पहनने को क्या बोलते हैं? वियर द शूज। आपको भी बोलना है वियर द शूज, ना कि बोलना है जूते पहन लो, क्योंकि आपको क्या सीखनी है? इंग्लिश। अब वहां से जब ऑफिस से वापस घर आए तब बात हुई तो जूते उतार लो। अब आपको कहा भाई जूते उतार लो, तो उसको क्या बोलोगे? टेक ऑफ द शूज। तो अब आप देखो भाई, पहनने को बोलते वियर और उतारने क्या बोलते? टेक ऑफ। टेक ऑफ द शूज, बात वही है। वियर द शूज और टेक ऑफ द शूज। अब शूज में आप देखिए भाई, ये वियर है तो पहनने की बात है, और टेक ऑफ है उतारने की बात है। ऐसे ही आपको बोल दिया शर्ट पहन लो, तो क्या बोलोगे? वियर द शर्ट। और शर्ट उतार लो तो टेक ऑफ द शर्ट। ऐसी आप किसी भी और वस्तु को जो पहनने के लिए काम में आती है, उस वस्तु का जो नाम आप यहाँ पर चेंज कर दोगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। इस टाइप से उसका नाम चेंज हो जाएगा। ये आप पे ऊपर डिपेंड है आप कितना चेंज करते हो, कितना उसके अंदर अट्रैक्शन लाते हो। कई लोग होते हैं जो जितना सर ने कराया है इतने याद करते हो। याद करने से नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आपको ढलना है, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चलना है, अनुकूलन लाना है आपके अंदर। अनुकूलन कब आएगा? जब आप इसको अपने अकॉर्डिंग बनाओगे सेंटेंस। अब सेंटेंस तो यही सेम है, लेकिन जैसे मैंने कहा एक शर्ट की बात आई तो वियर द शर्ट या फिर टेक ऑफ द शर्ट। जरूर थोड़ी हर बार आप जूते पहनोगे उतारोगे, कभी कपड़े भी होते हैं, ड्रेस है वगैरह जो भी है, तो उस हिसाब से आपको बोलने पड़ेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड है। और वहां पर आपको भले ही इंग्लिश नहीं है, थोड़ी हिंदी भी मैचअप कर देना, लेकिन अपने को बोलना जरूर है। कुल मिला के ये तो आगे वाले याद तो होंगे ना, इसलिए अटकना नहीं है। बीच में हिंदी चलेगी, अपने को पता, अपने को नहीं आती, सामने वाले को वैसे ही आती होगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अपने से ज्यादा होशियार कोई होता ही नहीं है। अब है कि दिल पे मत लो। कभी कभी हम झगड़ा करते हैं, किसी को मजाक मजाक कुछ ज्यादा ही कह देते हैं, और उसके फिर आपको पता कि उसको दिल को ठेस पहुंचती है, फिर हम कहते हैं कि प्लीज मैंने मजाक में कह दिया, दिल पे मत लेना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डोंट टेक इट टू हर्ट। डोंट टेक इट टू हर्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोलो? डोंट टेक इट टू हर्ट, यानी इसको दिल पर मत लो। अब उसे विदा कर दो। किसी को विदा करते हैं, जैसे अपने लड़की को भी विदा किया जाता है, ठीक है, तो ससुराल में, तो फिर उसको विदा करने के लिए क्या होता है? सी हिम ऑफ। उसे यहां से विदा कर दो, या फिर अब उसको हम सी या नहीं देखना है, या फिर यहां से जाने देना है। तो आपको पता ही है कि लड़की को विदा किया जाता है। और उसके अलावा आप अपने कॉलेज में, स्कूल में विदाई होती रहती है, फेयरवेल पार्टी। उसे गाली मत दो। अब गाली देने की बात है, गाली देने को बोलते एब्यूज। क्या बोलते भाई? एब्यूज। उसे गाली मत दो, तो डोंट एब्यूज हिम। डोंट एब्यूज हिम, यानी कि डोंट इन मत दो, एब्यूज यानी गाली, हिम यानी उसको, ठीक है। ऐसे ही आप उसको कह दो उसको पैसे मत दो, तो क्या लिखोगे? डोंट मनी टू हिम। इसी हिसाब से आप अगर सेंटेंस कोई भी चीज देने की बात होती है तो उस हिसाब से आप लिख दोगे। उसे बुक या पुस्तक मत दो, डोंट बुक टू हिम। इस हिसाब से आप अपने हिसाब सेंटेंस बना सकते हो। अब अंधेरा हो रहा है, और आपको पता है कि यहां पर कंटिन्यू की बात है तो आईएनजी फॉर्म तो आएगी। इट इज गेटिंग डार्क। अब देखो आप, इट इज, ये इट इज है, ठीक है ना,
इसके शॉर्ट फॉर्म के साथ लिखा हुआ है, तो इट इज गेटिंग, क्योंकि आपको पता आईएनजी फॉर्म के साथ इज एम आर या फिर वॉज हो रहता है, और ये प्रेजेंट की बात है, अंधेरा हो रहा है तो इज आएगा। इट इज गेटिंग डार्क या फिर इट इज बिकमिंग डार्क। गेटिंग या बिकमिंग में से आपको कोई एक वर्ड लेना है, याद लिखना है आपको, इट इज गेटिंग डार्क या फिर इट इज बिकमिंग डार्क, ठीक है। फिर अंधेरा हो गया है, तो हो गया है। अब यहां पर आपको इट इज गॉट डार्क या इट इज बिकम डार्क, ठीक है। अब है आपकी वोकेबुलरी। वोकेबुलरी में आपका पहला वर्ड है ग्रॉस। क्या है? ग्रॉस। और ग्रॉस एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। क्या है? इसका अर्थ जाहिर या खुला, या फिर आप इसको घोर भी बोल सकते हो, जाहिर या खुला या घोर, ठीक है। कहते ना ये घोर अन्याय है, इस हिसाब से इसके सिनोनिम्स होते हैं, समानार्थी होते हैं, फ्लैग्रेंट, ब्लेटेंट, ग्लेरिंग, ऑब्वियस और टेरिबल। अब इसकी एंटोनिम्स क्या होते हैं? माइनर, लेटर, मिनी, स्मॉल, शॉर्ट, पेरिफेरल, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। आप डेली इतने याद कर लोगे ना, तो एक महीने के अंदर इंग्लिश में आपकी 400 से 500 स्पेलिंग याद हो जाएगी, उसको इतने जो है कि 300-400 सेंटेंस याद हो जाएंगे, और इससे ज्यादा आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखो इसका सेंटेंस आप देखिए, दे फेस्ट, उन्होंने फेस्ट यानी क्या था? सामना किया। ग्रॉस यानी घोर, ह्यूमन यानी मानव, राइट्स यानी अधिकार, एब्यूज यानी हनन। एब्यूज यानी गाली भी होता है, लेकिन एब्यूज यानी हनन भी होता है, तो यहां पर एब्यूज का हनन है। उन्होंने मानव अधिकारों के हनन का जो है क्या है? घोर सामना किया, या फिर जाहिर सा है खुला सामना किया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अन्याय सहन करना पड़ा था उनको। फिर है आपका ये बायस। बायस ये लिखा हो बायस। बायस एक नाउन है, इसका अर्थ पक्षपात करना। क्या होता है? पक्षपात। बायस का एक नाउन है, इसका अर्थ है पक्षपात। इसके सिनोनिम्स है प्रिजुडिस, पार्शियलिटी, ये पार्शियलिटी है, ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है पार्शियलिटी, और पार्टिशनशिप और फेवरेटिज्म। अब देखो ये फेवरेटिज्म में नहीं है, थोड़ी यूके की जो है यूएसए की इंग्लिश है, उसमें यहां पर वी के बाद ओ यू भी हो सकता है, सिंगल ओ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं होता है। देखो कभी कभी आप कहते हो कि यहां पर ओ यू है, तो वो भी सही है, और सिर्फ ओ है तो वो भी सही है। अब एंटोनिम्स क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस और अनबायस्ड। अब इसका वाक्य में देखो, देयर वाज एविडेंस ऑफ बायस अगेंस्ट फॉरेन एप्लीकेंट्स। अब देखो यहां पर फॉरेन, विदेशी एप्लीकेंट्स यानी क्या होता है? एप्लीकेंट है आवेदक, और बायस यानी पक्षपात, अगेंस्ट यानी के प्रति, और एविडेंस यानी, तो इसका अर्थ होता है एविडेंस यानी सबूत। क्या होता है? सबूत। तो देयर वाज एविडेंस ऑफ बायस अगेंस्ट फॉरेन एप्लीकेंट्स, यानी कि वहां पर है जो क्या है? विदेशी आवेदकों के अगेंस्ट यानी के खिलाफ, के प्रति। बायस यानी क्या होता है? पक्षपात, जो क्या है? एविडेंस यानी सबूत था, या वहां पर क्या था? विदेशी आवेदकों के प्रति जो है पक्षपात का सबूत था। तो इसका अर्थ हो गया आपका सबूत, और यहां पर पक्षपात, ये इसका के प्रति के खिलाफ, फॉरेन यानी विदेशी, एप्लीकेंट आवेदक। और इसमें भी आपके ये एब्यूज से अर्थ आप ध्यान रखना, गाली देना भी होता है, घोर भी होता है। इसका अर्थ क्या होता है? दी फर्स्ट ग्रोस ह्यूमन राइट्स एब्यूज, यानी उन्होंने जो है मानव अधिकारों, सॉरी ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों के जो है हनन का घोर सामना किया। इसी के साथ जो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे तुरंत। और भी आपको इंग्लिश की और चीजें सीखनी है तो आप हमें इंस्टा आईडी पे फॉलो कीजिए, ये हमारी इंस्टा आईडी है।